तो चैप्टर डाल दो व्यतिकरण, ठीक है। और इसमें पहली हेडिंग है आपकी अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। हो गया? यस सर। तो देखो पहले अभी व्यतिकरण के बारे में समझेंगे। व्यतिकरण से पहले हमें अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका आएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण, ठीक है। तो अध्यारोपण क्या कहता है कि यदि किसी माध्यम के किसी एक बिंदु पर, किसी माध्यम में किसी एक बिंदु पर दो तरंगें एक साथ आती हैं, किसी माध्यम के किसी एक बिंदु पर दो तरंगें एक साथ आती हैं, तो दोनों तरंगों का विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। यही क्या होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे ये माध्यम है और माध्यम में कोई एक बिंदु है, ये माध्यम है और माध्यम में क्या है, एक बिंदु है, और इस बिंदु पर दो तरंगें आ रही हैं, ठीक है ना। दो तरंगें आ रही हैं, तो दोनों तरंगों में विस्थापन मतलब आगे बढ़ना, दोनों तरंगों में विस्थापन जो होगा ये दोनों तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो रिजल्ट आएगा, जो तीसरी मतलब रिजल्टेंट तरंग मिलेंगी, उसका जो विस्थापन होगा इन दोनों विस्थापनों के योग के बराबर होगा। यही क्या होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। और इसको यंग ने दिया था, ठीक है ना। इसका साइंटिस्ट क्या थे, थॉमस यंग, ठीक है ना। थॉमस यंग साइंटिस्ट थे। इन्होंने अध्यारोपण का सिद्धांत दिया कि किसी माध्यम के किसी एक बिंदु पर यदि दो तरंगें आ रही हैं, तो जो दोनों तरंगों का विस्थापन का योग होगा वही जो रिजल्टेंट तरंग का विस्थापन होगा। समझ में आ रही बात ना। तो जो दो तरंगें मिलेंगी तो एक तीसरी रिजल्टेंट मिलेंगी, और उसका विस्थापन जो आएगा इन तो दोनों के विस्थापनों के योग के बराबर होगा। तो लिखो इसको अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सर थॉमस यंग ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो माध्यम के उस बिंदु पर स्थित कणों में उत्पन्न विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। इधर देखो, जैसे तरंग चल रही है, मान लो साइन वेव में कोई तरंग चल रही है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कण होते हैं ना। यहाँ पे माध्यम के कण होते हैं, कण चलते नहीं हैं, ठीक है ना। कण चलते नहीं है, कण सिर्फ अपने ही स्थान पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो देखो कण जो है यहाँ से मान लो यहाँ पे गया, या यहाँ पे या तरंग जो है यहाँ से यहाँ आ गई,
तो ये क्या होता है, जैसे जो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही क्या होती है, विस्थापन। यही क्या होती है, विस्थापन। और अधिकतम विस्थापन ही कहलाता है आयाम। अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम या एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही बात ना। तो कणों में जो विस्थापन हो रहा है ये विस्थापन हो गया। अगर थोड़ा सा आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो विस्थापन हो गया। और अधिकतम जो विस्थापन हो रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक अधिकतम जो दूरी चल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और विस्थापन को y से प्रदर्शित करते हैं और आयाम को a से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे समझ में आ रही बात ना। तो जो विस्थापन होता है यानी दो तरंगे एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, यदि माध्यम के किसी एक बिंदु पर आ रही हैं तो वहाँ के जो कण है उसके कण में जो विस्थापन होगा वो अलग अलग तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के योग के बराबर होगा। समझ में आ रही बात ना। तो कोई भी कण है, मान लो यहाँ पे कोई कण है, ठीक है। अब इसमें कोई विस्थापन होगा, जब दो तरंगे आएंगी कोई विस्थापन होगा तो इसमें विस्थापन कितना होगा, दोनों तरंगे एक साथ आ रही हैं तो पहले क्या करेंगे कि दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग। जैसे एक तरंग भेजे, ठीक है, एक तरंग भेजे तो वो कुछ विस्थापन किया फिर उसको हटा लिए, फिर दूसरी तरंग भेजे वो कुछ विस्थापन किया उसको हटा लिए, फिर दोनों विस्थापनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जो दोनों तरंगे एक साथ आएंगी वो जोड़ने के बाद जो विस्थापन होगा वही इसका क्या होगा, कण का विस्थापन होगा। समझ में आ गई बात ना। और यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। और ये किसने किया था, सर थॉमस यंग ने किया था। समझ में आ गई बात ना, ठीक है। तो और इसके नीचे लिखना आप लाइन छोड़ करके, माना किसी क्षण टी पर पहली तरंग द्वारा कण में उत्पन्न विस्थापन y1 माना किसी क्षण t पर पहली तरंग द्वारा कण में उत्पन्न विस्थापन y1 है और ब्रैकेट में लिख लेना दूसरी की अनुपस्थिति में, ब्रैकेट में लिख लेना दूसरी की अनुपस्थिति में, यानी अकेली जा रही है, दूसरी की अनुपस्थिति में, तथा दूसरी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन y2 है, दूसरी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन y2 है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पहली की अनुपस्थिति में, पहली की अनुपस्थिति में। तो परिणामी विस्थापन y, तो परिणामी विस्थापन y इक्वल टू हो जाएगा आपका y1 प्लस y2, ठीक। तो देखो कण में जो थोड़ा सा कण ऊपर या नीचे गया, ठीक है ना, कण थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे गया तो उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, y से। और पहली तरंग में उत्पन्न विस्थापन कितना किया, y1 किया, और दूसरी तरंग कितना उत्पन्न विस्थापन किया, y2 किया। तो दोनों का जोड़ने पर क्या होगा, y1 प्लस y2 होगा। समझ में आ गई बात ना। और अगर अधिकतम विस्थापन करे तो उसको क्या कहते हैं, अधिकतम विस्थापन हो जाए उसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख लो आप y इक्वल टू y1 प्लस y2। अब लिखना, यदि तरंगे समान कला में हैं। अब कला क्या होती है, यदि तरंगे समान कला में हैं, हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है इसको हम 360 डिग्री में डिवाइड कर दें। अगर 360, जैसे हम एक चक्कर लगाते कितना, 360 डिग्री चलते हैं, तो इसी तरह ये एक चक्कर है पूरा ये, फिर यहाँ से वही तरंग फिर रिपीट करती है, फिर वही तरंग रिपीट करती है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम कितना मान सकते हैं, 360 डिग्री मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 360 डिग्री मान सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कितना एंगल है, 0 है। कितने एंगल है यहाँ पे, तरंग क्या है, 0 डिग्री पर है। और मान लो यहाँ पे कितना आ जाएगी, 180 पे आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगी, 360 डिग्री पर आ जाएगी। तो देखो कोई तरंग है, यानी किसी पार्टिकुलर बिंदु पर
किसी पार्टिकुलर बिंदु पर कितने एंगल पर है वो, ठीक है ना, किस एंगल पर है, वही उसकी क्या होती है, कला होती है। वही क्या होती है, कला होती है। जैसे यहाँ पे तरंग की कला कितनी है, 0 डिग्री, यहाँ पे तरंग की कला 180 डिग्री, यहाँ पे तरंग की कला 360 डिग्री। अब मान लो यहाँ पे ले लें तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये क्या होती है, कला होती है। यानी कि तरंग की स्थिति को बताते हैं किससे, कला से। समझ में आ रही बात ना। तो ये होती है कला। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि दोनों तरंगों की कला क्या हो, एक ही हो, ठीक है ना, यदि तरंगों की कला समान कला में हो, ठीक है ना, यदि तरंगे क्या हो, समान कला में, यानी दोनों तरंगे हैं समान कला का मतलब क्या है, यदि एक ऊपर जा रही है तो दूसरी भी ऊपर ही जा रही है, ठीक है ना, एक ऊपर जा रही है तो दूसरी भी ऊपर जा रही है, तो क्या होंगे, समान कला में होंगे। अगर एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है तो क्या होंगे, विपरीत कला में या समान कला में होंगे। समझ में आ रही बात ना। तो अगर दोनों तरंगे ऊपर जा रही है तो क्या होंगे, समान कला, दोनों तरंगे नीचे आ रही है तो पिटाई हो जाएगी, दोनों तरंगे नीचे आ रहे हैं तो समान कला, एक ऊपर एक नीचे, समझ में आ गई बात ना। हाँ, तो दोनों ऊपर जाएं तो, दोनों नीचे आए तो एक नीचे एक ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो सदिश क्या होता है, अगर दो सदिश को एक ही दिशा में है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और अगर दोनों सदिश विपरीत दिशा में दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो वहाँ पे ये भी है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, y1 प्लस y2 हो गया। इसको लिख लिया आप लोग। अब लिखना, और यदि विपरीत कला में हो, और यदि विपरीत कला में हो तो, और यदि विपरीत कला में हो तो क्या हो जाएगा आपका, या तो हो सकता है y1 माइनस y2, या फिर क्या हो सकता है y2 माइनस y1, जो अधिक होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें क्या होगा, यदि क्या हो y1 इज ग्रेटर देन y2, और यहाँ पे क्या होगा y2 इज ग्रेटर देन y1, लिख डालो इसको। हो गया। तो समान कला में अगर दोनों तरंगे हैं तो आपका विस्थापन y बराबर क्या होगा, क्या होगा, और विपरीत दिशा में होंगे तो क्या होगा, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। तो y1 माइनस y2 कब होगा, y1 इज ग्रेटर देन y2, और y2 माइनस y1 कब होगा, समझ में आ रही बात ना। तो अब ये तो पूरा समझ में आ गया। अब हेडिंग डालना, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। अब आ गए हम व्यतिकरण पे। हो गया, हो गया। यस सर। अब देखो, अध्यारोपण व्यतिकरण है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग पढ़ लिए। यस सर। अब इसी के अंतर्गत आता है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण बहुत ही आसान है। जैसे देखो, दो तरंगे हों, ठीक है ना, दो तरंगे हों और दोनों की आवृत्ति एक समान हो, दोनों की आवृत्ति क्या हो, एक समान हो, और दोनों के आयाम बराबर हो या लगभग बराबर हो, ठीक है ना, आवृत्ति एकदम सेम होनी चाहिए लेकिन आयाम बराबर हो या लगभग बराबर हो। तो जब ये दो और दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक ना, पहली कंडीशन क्या है, दोनों की आवृत्ति क्या हो, सेम हो, समान हो, और आयाम क्या हो, बराबर हो या लगभग बराबर हो, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हो। तीन कंडीशन हो गई। तो जब ये तरंगे एक ही दिशा में चलती है, दो तरंगे, और ये तीनों नियमों का पालन करती हैं, तो क्या होता है कि किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर उन तरंगों का जो रिजल्टेंट होता है उसकी तीव्रता, यानी दोनों तरंगों की जो मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसकी तीव्रता किसी बिंदु पर बहुत अधिक हो जाती है और किसी बिंदु पर बहुत कम हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को, तरंग की इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। देखो लाइट भी आ गई, ठीक है। तो क्या है कि दोनों तरंगे क्या हो, आवृत्ति क्या हो,
एक जैसी हो, दोनों की आवृत्ति समान हो और आयाम क्या हो, बराबर या लगभग बराबर हो, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, तो माध्यम में हमें किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता बहुत अधिक दिखाई देती है और किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता बहुत कम दिखाई देती है। तरंग की यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। समझ में आ गई बात ना। तो ये होता है व्यतिकरण। याद हो गया होगा। यस सर। 3 कंडीशन आपको ध्यान देना है। पहली क्या है बताओ आप लोग, दूसरी बराबर या लगभग बराबर, तीसरी बात क्या है, एक ही दिशा में चल रही हो। तो उससे रिजल्ट क्या होगा, किसी बिंदु पर तीव्रता और किसी बिंदु पर अधिक होगी, ठीक है ना। किसी बिंदु पर कम होगी, किसी बिंदु पर कम होगी। वही तो तुम लोग बोल रहे हो, किसी पर कम होगी, किसी पर कम। चलो ठीक है, अब लिख लो इसको। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे जिनके आयाम, आयाम तो बता दिए ना, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम, ठीक है ना। तो जब समान आवृत्ति की प्रकाश की तरंग जिनके आयाम समान या लगभग समान हो, समान या लगभग समान है, किसी माध्यम में एक साथ, किसी माध्यम में एक साथ एक दिशा में संचरित हो रहे हों, किसी माध्यम में एक साथ एक दिशा में संचरित हो रहे हैं या हो रहे हों, तो उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, हो गया, होती है। अध्यारोपण के कारण यह परिवर्तन प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। हो गया। उस लाइन के नीचे लिखना छोड़ के, माध्यम में जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है, वहाँ पर होने वाला व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण, तथा जहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। हो गया। चलो, तो 2 नई चीजें बता दिए, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी।
तो भी बताया था तीव्रता कहीं पर अधिक कहीं पर कम, तो जहाँ पे अधिक हो उसको क्या कहेंगे, समपोषी, और जहाँ पे कम हो उसे विनाशी कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। और व्यतिकरण के लिए कितने कंडीशन, 3। पहली क्या है, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए, और दोनों एक साथ एक दिशा में चलने चाहिए। तो इसके साथ क्या होता है कि किसी बिंदु पर तीव्रता बहुत अधिक और किसी बिंदु पर तीव्रता बहुत कम होती है, तो तरंग की या प्रकाश की या घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। और जहाँ पर तीव्रता अधिक होती है उसे समपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर तीव्रता कम होती है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात ना, याद भी हो गया। यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हेडिंग डालना परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक। परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक, या हो सकता है व्यतिकरण का सैद्धांतिक व्याख्या, या व्यतिकरण का सैद्धांतिक व्याख्या। व्यतिकरण की सैद्धांतिक व्याख्या। व्यतिकरण का या व्यतिकरण की सैद्धांतिक व्याख्या हो गया। यस सर। तो आप लोग व्यतिकरण और अध्यारोपण समझ गए बढ़िया से, यस सर। तो इसको भी समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक, तो अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो अब उसी को हमें फार्मूले के रूप में प्राप्त करना है, ठीक ना। तो लिखना, माना दो समतल प्रगामी तरंगे के आयाम, माना दो समतल प्रगामी तरंगों के आयाम A1 A2 हैं। यदि किसी क्षण t पर तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन y1 व y2 है। चलो आगे कल देखते हैं।